से चल रहा था अभी। कहाँ थे हम? मुद्रा। तो मुद्रा बनाई हमारे बुजुर्गों ने, तो हमको जरूरत है नहीं, देना है हमको अपना उत्पादन। हमारे यहाँ घर रखा हुआ खराब हो जाए, सड़ जाए, जब जरूरत पड़ेगी हम ले लेंगे किसी चीज की। तो उसके लिए मुद्रा का आविष्कार किया। तो मुद्रा जब जारी की उन्होंने, तो उन्होंने सोचा कि मुद्रा और अच्छा मुद्रा का जारी करने का या मुद्रा को बनाने का, लाने का वो कारण क्या था? चूंकि कोई भी हम जब अपना उत्पादन या धन देंगे तो उसके बदले में धन लेंगे। तो मुद्रा का जो असली काम है किलोग्राम का वजन तोलना, किसी वस्तु का वजन तोलना, किसी भी वस्तु को नापना मीटर से, फुट से, और किसी भी वस्तु को लिक्विड जब दूध है उसको नाप के देना। लेकिन जब हम किसी को देंगे तो उसके बदले में उसका मूल्य तो लेंगे। तो किसी भी वस्तु के मूल्य को तय करने का जो मापक है वो मुद्रा है। भाई हमारा गेहूं है, उसका मूल्य तय कैसे होगा? वजन भी तय कर लिया हमने, दूध का वो भी तय कर लिया हमने देने का, लेकिन उसके बदले में जो लेंगे वो तो मूल्य तय कैसे करेंगे? तो मूल्य को तय करने का, किसी भी वस्तु के मूल्य को तय करने का जो मापक है वो रुपया है। अब जैसे किलोग्राम का जो बट्टा है वो लोहे का है, चांदी का है, सोने का है, लेकिन 1000 ग्राम है तो वो किसी भी धातु का है, वो बराबर तोलेगा। इसी तरह रुपया किस धातु का बना है ये मायने नहीं रखता, मायने रखता है उसका मानक। रुपए का मानक क्या है? मुद्रा का नाम है, भारत की मुद्रा का नाम है रुपया, लेकिन उसका मानक क्या है? जिस तरह किलोग्राम का मानक है 1000 ग्राम, मीटर का मानक है 1000 मिलीमीटर, लीटर का मानक है 1000 मिलीलीटर, और समय का मापक है घंटा। घंटे से समय मापा जाएगा, और तो घंटे का मानक है 60 सेकंड, और 1 मिनट का मापक है, मानक है 60 सेकंड। तो ये मानक तय किए। इसी तरह रुपया उसका एक मानक है जो हमारे बुजुर्गों ने तय किया, और उस रुपए के जो मानक है वो है 1 तोला चांदी बराबर 1 रुपया। और भारत की मुद्रा आदिकाल से चल रही है, लेकिन 1540 में, सन 1540 में भारत के अंदर एक राजा था, उसका नाम था शेरशाह सूरी। 1540 में शेरशाह सूरी ने भारत की मुद्रा का नामकरण किया रुपया। उससे पहले भी सोना और चांदी धातु चलती थी, मुद्रा चलती थी, लेकिन रुपया नाम नहीं था उसका। लेकिन शेरशाह सूरी ने भारत की मुद्रा का नाम रुपया रखा और उसका मानक निश्चित किया। 100% प्योर, उसकी वजन और क्वालिटी ये तय कर दिया उसने। 100% क्वालिटी होगी उसकी, मिलावट कुछ नहीं होगी, और 1 तोला चांदी बराबर 1 रुपया। अब उसने क्या किया कि मान लो किसी पे ज्यादा सिक्के हो गए 1-1 रुपए के, तो वजन हो गया उसमें। जब वजन हो गया तो ले जाने में थोड़ी दिक्कत हुई, तो शेरशाह सूरी ने फिर मतलब 2 सिक्के बनाए। एक सिक्का बनाया चांदी का, उसका नाम रखा रुपया, और दूसरा सिक्का बनाया सोने का और उसका नाम रखा मोहर। और उन दोनों सिक्कों का उसने अनुपात तय कर दिया, और उसका अनुपात है 1:10। 1 मोहर बराबर 10 रुपए, रुपए के 10 तोला चांदी। 10 तोला मतलब 10 सिक्के दो 1-1 रुपए के, और 1 तोला 1 मोहर आप ले लो, उसका नाम था मोहर। वजन दोनों का बराबर था। 1 तोले की सोने की, सोना 1 तोला सोना बराबर 1 मोहर, और 1 तोला चांदी बराबर
1 रुपया। तो जब 1 तोला चांदी जो है वो 1 रुपया है भारत में, और 1 मोहर बराबर वो 10 रुपया है, तो सोना कितना होगा 1 रुपये के बराबर? 1 रुपये के बराबर सोना अगर निकालोगे तो कैसे निकालोगे? 1/10 मोहर, उस मोहर में जितना सोना है उसका 10वां हिस्सा वो रुपया हो गया, रुपए मानक हो गया, 1/10 हो गया। अब तो किसी को रुपया लेना है, मतलब खुले करने तो 1 मोहर दो और 10 रुपए वो ले लो, और बंधे करने तो 10 रुपए दो और 1 मोहर ये ले लो। ये उसने अनुपात कर दिया और ये फिक्स कर दिया। और ये जो सिद्धांत उसने दिया शेरशाह सूरी ने, ये प्रकृति का सिद्धांत है। और धातु की उपलब्धता, चूंकि सोना जो धातु है उसको निकालने में, उसको ढालने में, बनाने में, तराशने में जो मेहनत लगती है वो चांदी से 10 गुना लगती है। और सूरज की जो ऊर्जा है जिससे सोना और चांदी ये बनते हैं, वो सोने में 10 गुना लगती है और चांदी में सोने से 10 गुना कम लगती है। तो प्रकृति के सिद्धांत के आधार पर उसने शेरशाह सूरी ने 2 मानक तय कर दिए कि भाई एक तोला चांदी बराबर 10 रुपए और 10 रुपए बराबर 1 तोला सोना। ये तय कर दिया शेरशाह सूरी ने और ये सिद्धांत बना दिया कि यही रहेगा। अब भारत में एंट्री होती है, यही चला, मुगलों के समय भी यही चला, मोहर और रुपया, चांदी का रुपया और सोने की मोहर। सारे मुगल शासकों में यही चला, छत्रपति शिवाजी के में यही चला, महाराणा प्रताप के में यही चला, यही चलते रहे। लेकिन जैसे ही अंग्रेज आए और अंग्रेजों ने आते ही उन्होंने देखा कि यहाँ तो लेन देन भी सोने और चांदी में होता, और किस तरह का भारत उन्होंने अंग्रेजों ने देखा। यहाँ एक अंग्रेज का नाम बताता हूं मैं, उसका नाम था मैकॉले, जिसकी शिक्षा पद्धति भारत में वो चल रही है। वो मैकॉले जो है वो भारत में ऐसा अधिकारी था अंग्रेज जो सबसे लंबे, बहुत लंबे समय रहा। वो रहा 17 साल, और उसने पूरे भारत का भ्रमण किया। और पूरे भारत भ्रमण में उसने 17 साल बाद ब्रिटिश संसद में गया और वहां उसका भाषण है। उस भाषण में उसने कहा कि मैं भारत गया, 17 साल रहा, पूरे भारत का मैंने भ्रमण किया, पूरा पश्चिम उत्तर दक्षिण। और 17 साल के भ्रमण में भारत में मुझे एक भी व्यक्ति गरीब नहीं मिला, चोर नहीं मिला, बेरोजगार नहीं मिला और भिखारी नहीं मिला 17 साल में। और अगली जो बात उसने कही, उसने कहा कि भारत के सामान्य परिवार में मैं भी जब गया हूं तो मैंने सोने और चांदी के सिक्कों के ढेर हर परिवार में ऐसे देखे जैसा अनाज के, और भारत के लोग उन सिक्कों को गिनते नहीं है, तोल के रखते हैं। इतना संपन्न भारत है, और इतने संपन्न भारत को, इतना वैभवशाली भारत को गुलाम बनाना वो आसान नहीं है। ये रिकॉर्डेड भाषण है उसका, मैकॉले का। और ये कब कह रहा? 2 फरवरी 1835 को वो कह रहा। अब आगे चलते हैं। अंग्रेजों ने क्या किया? अंग्रेज, आपको ध्यान हो, 1857 में भारत में क्रांति हुई। 1857 तक भारत में शासन था ईस्ट इंडिया कंपनी का, और भारत की आम जनता ने देखा, चूंकि राजशाही थी, भारत की आम जनता ने देखा कि भाई भारत के राजाओं पर तो अंग्रेजों ने लगभग वो कंट्रोल कर लिया है। और भारत जो है, ये भारत में यहाँ बिजनेस करने नहीं है, व्यापार करने नहीं है, भारत को लूटने और गुलाम बनाने के लिए आए हैं। ये भारत की जनता ने मान लिया, महसूस कर लिया, और उन्होंने कहा कि भाई इनको तो भगाना पड़ेगा। और उधर वो एक कानून लेकर आ रहे थे
कि भारत को कानून के आधार पर चलाएंगे। भारत चलता था रूल ऑफ नेचर से, प्रकृति के कानून से। प्रकृति का कानून क्या है? मैं एक उदाहरण देता हूं, चूंकि काफी बुजुर्ग बैठे हैं। प्रकृति का कानून यह है कि किसान अगर खेत में जुताई कर रहा है और खेत के बीच खेत में अगर टटा टीटी ने अपने अंडे रख रखे हैं, तो प्रकृति का कानून यह है जिस आधार पर भारत चलता था उसको वो जगह छोड़नी पड़ेगी टटा टीरी के लिए। वहां जुताई नहीं करेगा, वो उसे छोड़ देगा वहीं। क्योंकि भारत का व्यक्ति, भारत की संस्कृति, वो किसी को उजाड़ने की परंपरा यहाँ नो नहीं है। अगर अब जगह जब तक इसने अंडे रख रखे हैं, अपने बच्चे तैयार करके जब तक ये ले नहीं जाएगी यहाँ से, जब तक ये जगह इसकी है। ये व्यवस्था भारत की थी। तो भारत चलता था रूल ऑफ लॉ। भारत चलता था खेत खेड़ा खाप की व्यवस्था से। खेत चलता था ग्राम सभा से, गांव चलता था ग्राम सभा से, ग्राम चलता था सामाजिक जो हमारी व्यवस्था थी उसके आधार पर चलता था। गांव की अपनी शिक्षा होती थी, गांव की अपनी चिकित्सा होती थी, गांव की अपनी न्याय व्यवस्था होती थी, सारी गांव की अपनी कृषि व्यवस्था होती थी। जल जंगल जमीन और जानवर ये गांव की अपनी व्यवस्था पर चलते थे। लेकिन अंग्रेज इतना सब कुछ लूटने के बाद भी उन्होंने सोचा कि भाई ऐसे लूट नहीं पाएंगे हम, तो इसको कानून के राज स्थापित करो भारत में। तो उसका भारत में जबरदस्त विरोध हुआ, और जबरदस्त विरोध हुआ तो भारत की जो आम जनता थी उसने मिल करके 1857 में वो क्रांति वो कर दी और अंग्रेजों को लगभग समाप्त कर दिया भारत में। जब अंग्रेजों को समाप्त कर दिया, कुछ अंग्रेज बचे तो वो अपना शरीर पर कालों चौथ पोत करके वो यहाँ से वो भगे, बिल्कुल साफ हो गया था। तब ब्रिटिश संसद में इस बात पर बहस और चर्चा हुई महीनों कि भारत में इतनी बड़ी क्रांति कैसे हो, इसका कारण क्या है। और जब निष्कर्ष उन्होंने निकल के आया कि भारत की जो आम जनता है, आम जो पब्लिक है, वो धनवान है, और उसी की वजह से वहां के राजा रजवाड़े जो है वो सब उसी की वजह से चलते हैं। वो इतने धनवान हैं, इतना धन वैभव है भारत में कि उस वैभवता के कारण भारत की आम जनता ने, राजाओं को भी जब युद्ध में जरूरत पड़ती है तो वो भी जनता से ही मांगते हैं कि अब हमें मदद की जरूरत है, तो जनता उनकी मदद करती है। हाँ, तो जब ये पूरा अध्ययन उन्होंने किया तो उन्होंने फिर निर्णय लिया कि अब भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन नहीं होगा, अब भारत में सीधा ब्रिटिश शासन होगा, ईस्ट इंडिया कंपनी का नहीं, और अब कानून का राज स्थापित होगा। तो यही के कुछ राजाओं को उन्होंने अपने साथ लिया और दोबारा से उन्होंने जो है भारत में यही के राजाओं की मदद से उस 1857 की क्रांति को वो कुचला बहुत भयंकर तरीके से, और उन्होंने ब्रिटिश संसद में ही भारत के लिए कानून बनाए। और उन्होंने कहा कि कानून ऐसे बनाओ कि भारत के लोगों के पास धन नहीं रहना चाहिए, उनका वैभव नहीं रहना, धन नहीं रहना चाहिए। अब धन क्या है? भारत का जो धन है, रहीम का एक दोहा है, गौ धन, गौधन, गजधन, वाजधन और रतन धन खान। ये रहीम का दोहा है। क्या बताया उन्होंने? गौ धन, गज, गौधन, गजधन, गज माने हाथी, धन, और वाज माने घोड़ा, धन, गौधन, गजधन, वाजधन और रतनधन खान, रत्नों की खान। वो क्या है? वो है भूमि, रत्नों की खान। सब्जी कहाँ होती है? अनाज कहाँ होता है? मीठा खट्टा कहाँ होता है? सारे फल कहाँ होते हैं? पानी कहाँ निकलता है? सोना कहाँ निकलता है? चांदी कहाँ निकलती है? लोहा, इस्पात, कांसा,
तांबा, कोयला, पानी सब कहां से निकलता है? वो किसके पास है भूमि? वो हमारे पास है। रत्नों की खान हमारे पास है, वो भूमि हमारे पास है, और हम क्या है? हम कर्ज में है। किसके कर्ज में है? किसका कर्ज है हम पे? बैंकों का। भारत के अंदर एक भी बैंक के पास 1 इंच जमीन नहीं है, एक गाय नहीं है, एक हाथी नहीं है, एक घोड़ा नहीं है, 1 इंच जमीन नहीं है। सारे बैंक चल रहे हैं किराए की बिल्डिंग में, एटीएम लग रहा है किराए की बिल्डिंग में, बैंक में जनरेटर लग रहा है किराए का, कंप्यूटर रखे हैं किराए के, और जो लोग बैठे हैं वो किराए के हैं। गौधन, गजधन, वाजधन और रत्न, सारा धन हमारे पास है, रत्नों की खान हमारे पास है, और हम कर्ज में है। और किसके कर्ज में है? जिसके पास कुछ नहीं है उसके कर्ज में है। किस आधार पर? 1860 के कानून के आधार पर। अंग्रेजों ने 1857 की क्रांति के बाद कहा कि कानून का राज स्थापित होगा भारत में, और कानून ऐसे बनाओ कि भारत के लोगों के पास धन नहीं रहना चाहिए और रत्नों की खान नहीं रहनी चाहिए, ये नहीं रहना चाहिए। उसके लिए क्या किया उन्होंने कि भारत के लोगों पर टैक्स लगाओ। तो उन्होंने टैक्सेशन सिस्टम बनाया ब्रिटिश संसद में, टैक्स लगाओ इनके ऊपर, तो कानून बना दिया। वसूला कैसे जाएगा टैक्स? ये जो भारत का वर्तमान टैक्सेशन सिस्टम है 1860 में अंग्रेजों ने बनाया था। टोल टैक्स अंग्रेजों का बनाया हुआ। चुंगी नाका, 7,000 चुंगी लगती थी। इनकम टैक्स, एक्साइज ड्यूटी, ये सारे अंग्रेजों का बनाए हुए हैं। अब ये वसूला कैसा जाएगा? तो उसके लिए तो क्या किया उन्होंने? उसके लिए बनाया उन्होंने कलेक्टर। कलेक्टर का काम क्या है? कलेक्ट करना। क्या कलेक्ट करेगा? टैक्स। तो कलेक्टर जो बनाया, सिविल सर्विस एक्ट लेकर के आए वो, उसमें कलेक्टर की एक पोस्ट बनाई, जब भाई तेरा काम है लोगों से टैक्स वसूलना, ये तेरा काम है। उसके ऊपर बैठा है कमिश्नर, तेरा क्या काम है? कलेक्टर जो टैक्स वसूलेगा उसके कमीशन के आधार पर वो सरकार को देगा, अंग्रेजों को, उसके बाद दंड जाएगा। वो कमिश्नर बैठा है, वो कमीशन के बेस पर। अब कलेक्टर भी व्यक्ति है, वो कैसा वसूलेगा? कलेक्टर कैसे वसूलेगा टैक्स को? उसके लिए क्या किया उन्होंने? कलेक्टर को एक ताकत दी। उस ताकत का नाम है इंडियन पुलिस एक्ट। ये अंग्रेजों ने बनाया ब्रिटिश संसद में बैठ करके, इंडियन पुलिस एक्ट बनाया उन्होंने। भारत में 1860 से पहले पुलिस नहीं थी। पुलिस जो आविष्कार किया वो अंग्रेजों ने किया, और पुलिस दे दी कलेक्टर को। और पुलिस को इंडियन पुलिस एक्ट में ये प्रावधान कर दिया कि पुलिस जो है किसी पे भी लाठी बजा सकती है, गोली चला सकती है, मारपीट कर सकती है, गिरफ्तार करके उसे बंद कर सकती है। अधिकार दे दिया पुलिस को। और पुलिस देती डीएम को, कलेक्टर को। ठीक है, समझ में आ रही है? कड़ी ठीक जुड़ रही है? अच्छा जी। 1860 में सिविल सर्विस एक्ट बना करके और पुलिस बना करके पुलिस कलेक्टर को दे दी। और भारत में फिर 1860 के बाद लाठी कानून इतना सख्त बना दिया उसको, इंडियन पुलिस एक्ट को, कि अगर पुलिस पीट रही है किसी को लाठी से और पिटने वाले ने अगर लाठी पकड़ ले तो कानून का उल्लंघन है, वो जेल जाएगा। लाठी पकड़ने वाला, पिटने वाले ने अगर अपने बचाव में लाठी पकड़ ले तो जेल जाएगा। मैंने कानून का सरकारी काम में बाधा डाली है अपने आप को बचाने के लिए। सब वो सरकारी काम में बाधा हो, जेल जाएगा। तो ये 1860 का कानून है। अब ये कानून भारत में
लागू है। फिर आगे क्या हुआ, अब अरेस्ट करके गिरफ्तार करके जेल भेजा जाएगा, आगे फिर क्या चलेगी। तो उसके लिए सीपीसी, सीआरपीसी, ये सारे जो है कानून उन्होंने, न्याय और ये सब जो है ये बना करके यहाँ स्थापित वो कर दिया। अब इसके माध्यम से 1860 के बाद 61 से भारत में लूट शुरू होती, लेकिन भारत का जो व्यापार था पूरी दुनिया में फैला हुआ था। अब उन्होंने जो लूट मचाई है यहाँ से, वो तो लूट के ले जाते रहे सोना चांदी, लेकिन भारत के जो व्यापारी है वो उस लूटे हुए सामान को व्यापार के माध्यम से फिर वापस लाते रहे। एक अंग्रेज अधिकारी ने तो ये यहाँ तक लिखा, विदेशी ने, कि भारत एक ऐसा महासागर है, पूरी दुनिया का सोना चांदी हीरे मोती जवाहरात वो भारत की तरफ को ऐसे चलते हैं जैसे भारत में नदियां चलती हैं समुद्र की तरफ को, और सारी नदियां पूरी दुनिया की आर्थिक वो भारत रूपी महासागर में समा जाती हैं। ये उसने विदेशी एक उसने अर्थशास्त्री लिखा कि भारत एक ऐसा महासागर है, पूरी दुनिया को व्यापार करता है, बिजनेस करता है पूरी दुनिया में भारत। और भारत की जो जीडीपी थी, पूरी दुनिया मिलकर के जितना निर्यात करती थी उसमें 43% निर्यात अकेला भारत करता था, अकेला भारत। और जो पूरी दुनिया की जीडीपी थी, अर्थव्यवस्था पूरी दुनिया की, उसमें 33% हिस्सेदारी अकेले भारत की, 33% अकेले भारत की हिस्सेदारी थी। इतना वैभवशाली भारत था। आपने देखे होंगे, धारावाहिक देखे आपने, महाभारत देखा, रामायण देखा। दुनिया में कपड़ा भारत से जाता था जो पहनती थी। उस वक्त भारत में लोग नीचे से ऊपर तक सोना चांदी हीरे मोती जवाहरात मुकुट से लेकर के नीचे तक वो पहनते थे, मतलब आभूषण वस्त्र ही पहनते थे। हाथियों पर भी झूले जो होती थी उसमें धड़ियों सोना होता था झूलों। मेरे गांव का एक उदाहरण है, मेरे गांव पड़ोसी गांव भटियाना, वहाँ हाथी की झूल थी, वो हाथी वाले बोलते हैं उनको। वहाँ से एक दलवीरा नाम के मेरे गांव के व्यक्ति थे, उसकी झूल उठा ले चोरी करके, हाथी की झूल, और वो जलाई, उसमें जो सोना निकला उसकी लाठी बनाई थी उन्होंने, सोने की झूल। ऐसा भारत था। मेरी दादी, मेरे पिताजी 6 भाई थे, मेरी दादी मेरे सामने मरी, बाबा कभी पहले मर गए थे। तो मेरी दादी पे जो चांदी उतरी 6 जगह जब वो बटी, सुनार ने आकर के बांटी चांदी, तो एक के हिस्से में 350 ग्राम आई थी। ऐसा देश था भारत। अब वो लूट के ले जाते रहे व्यापारी।